तो आज हम चट्टानी खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं और उनमें मुख्य खनिज है चूना पत्थर। चट्टानी खनिज है उसमें मुख्य खनिज चूना पत्थर के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों से प्राप्त होता है। ऐसी चट्टानें जो या तो कैल्शियम से बनी हो या कैल्शियम कार्बोनेट से या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी हो, उन चट्टानों से हमें चूना पत्थर मिलता है और यह ज्यादातर पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। चट्टानों के प्रकार पहले पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार थे ना अवसाद, उनमें एक थी अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, यानी जहां पर सीमेंट उद्योग की स्थापना होती है वहां चूना पत्थर की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। सीमेंट बनाने में चूने पत्थर की आवश्यकता होती है, तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल हो गया चूना पत्थर, यानी ये इसका उपयोग हो गया। ऊपर जो बात की हमने कि कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये तो उसकी स्थिति है कि कैसी चट्टानों में मिलता हमें, और ये उसका उपयोग है। सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल है। अब प्रश्न दोनों तरफ से बन गया। प्रश्न जब हम सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे तब हमें यह भी पूछ सकते हैं कि सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक किसी कच्चे माल का नाम लिखिए, तो उस समय भी काम में आएगा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है और चूना पत्थर का उपयोग है, तो वो सीमेंट उद्योगों में चूना पत्थर काम में आता है। दूसरा प्रयोग है लोहा प्रगलन भट्टियां। लोहा गलाने की जो भट्टियां होती है उनमें भी चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है। अब हमने खनन के बारे में काफी अध्ययन कर लिया, खनिजों के बारे में काफी अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के पश्चात क्या इनसे कोई खतरा भी है? खनन है वो एक घातक उद्योग है और घातक खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन आवश्यक है। यानी जो खनन कार्य किया जाता है खनिकों के द्वारा वो खतरनाक उद्योग न बने। घातक उद्योग का मतलब है खतरनाक उद्योग न बने, खतरा मौजूद न रहे। इसके लिए जरूरी है कि कठोर सुरक्षा नियम बनाए जाए। कठोर सुरक्षा नियमों के द्वारा खनिकों को काम किया जाए और पर्यावरणीय कानून बनाए जाए कि खनन से पर्यावरण को भी नुकसान न हो। खनन एक पर्यावरणीय उद्योग है भाई, जरूरी है हमें। भाई हम ये कहते हैं कि खनन करेंगे नहीं तो उसके बिना तो आधारभूत उद्योग है, काम चलेगा नहीं। हमें अनेक प्रकार के खनिजों की आवश्यकता और रहती है, तो अब इससे खतरा भी है। भाई खनन है वो घातक उद्योग न बने, खतरनाक न बने। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या खतरे हैं इससे, खनन से क्या खतरे हैं। खनिजों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको कौन कौन से खतरे हैं? हम कई बार अखबारों में, न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं कि इस खदान में काम करने वाले 10 श्रमिक दबे, 5 श्रमिक दबे, उनकी मौत हो गई, या किसी खदान में आग लग गई, ऐसा सुनते हैं हम। तो वो कैसे खतरे हैं वो देखो। खनन से खनिकों के लिए कौन कौन से खतरे हैं? तो प्रश्न हमें क्या पूछ सकते हैं? खनन के जोखिम व खतरे कौन कौन से हैं वो बताइए। तो खनन के जोखिम और खतरे क्या है? खदानों में जो श्रमिक काम करते हैं, खदानों में जो श्रमिक काम करते हैं वो लगातार धूल और हानिकारक धुएं में श्वास लेने के कारण फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जो खदानों में श्रमिक काम करते हैं वो दिन भर किस में रहते हैं? धूल और धुएं और हानिकारक गैस में रहते हैं, और धूल धुएं और हानिकारक गैस के कारण वो धूल धुआं और गैस उनके फेफड़ों में जाकर जमा हो जाती है, तो वो कुछ समय पश्चात फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, यानी उनका बाकी का जीवन है वो संकट में हो जाता है। तो पहली समस्या है खनिकों के लिए, पहली समस्या क्या है कि जो खदानों में लोग काम करते हैं वो दिन भर धूल धुएं में रहते हैं, हानिकारक गैस है उसमें सांस लेते हैं, और श्वास के साथ वो धूल धुआं हानिकारक गैस है उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये फेफड़ों के लिए खतरनाक होती है, फेफड़ों को
नुकसान पहुंचाती है और श्वास संबंधी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये तो पहला खतरा। दूसरा है खदानों की छतों के गिरने से। कई बार हम देखते हैं कि लगातार खनन करने के कारण या सुनियोजित तरीके से खनन नहीं करने के कारण लगातार हम खनन करते हैं और क्या खतरा ये ध्यान नहीं रखते हैं, उसके कारण क्या होता है, खदानों की छतें गिर जाती है और छतें गिरने के कारण उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं वो दब जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है या उनको चोट लग जाती है। ये दूसरा खतरा। सैलाब आने के कारण, सैलाब का मतलब बाढ़ वगैरह जल प्लावन की स्थिति, बाढ़ वगैरह आती है, जल प्लावन की स्थिति होती है, कई बार बाढ़ भयंकर आती है, बरसात खूब होती है, तो खदान तो रहती है जमीन के अंदर, भाई पहाड़ी के तलहटी भागों में पहाड़ों में खोदी जाती है, लेकिन हम कहाँ खोदते हैं, जमीन की गहराई तक खोदते हैं, तो पानी हमेशा अंदर जाता ही है ढलान वाले भागों में। तो जल प्लावन की स्थिति में क्या होता है, पूरी की पूरी खदान पानी से भर जाती है और खदान पानी से भरने से वही खतरा श्रमिकों के लिए नुकसानदेह स्थिति होती है। कोयले की खदान है, उनमें आग लग जाती है, ये भी खतरा। कोयला है वो ज्वलनशील पदार्थ है और कई बार क्या होता है, कोयले की खदानों में आग लग जाती है, आग लगने के कारण भी नुकसान होता है। ये तो रहा कौन सा नुकसान, काम करने वाले लोगों के लिए नुकसान, जो खदानों में काम करते हैं उनके लिए नुकसान। क्योंकि क्या होगा, धूल धुएं में रहने के कारण समस्या किनको होगी, फेफड़े से संबंधित बीमारी किनको होगी, खदानों में काम करने वाले लोगों को। छत गिरने से नुकसान किनको होगा, काम करने वाले लोगों को। जल प्लावन की स्थिति में नुकसान किनको होगा, काम करने वाले लोगों को। आग लग जाएगी कोयले की खदान में तो भी नुकसान किनको होगा, उनको। उनके अलावा और भी नुकसान है। उनके अलावा क्या है, खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। जिन इलाकों में खदानें खोदी जाती है वहां के आसपास के जो जल स्रोत है वो प्रदूषित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं प्रदूषित, क्योंकि खदानों से जो अपशिष्ट निकलता है, अपशिष्ट का मतलब बचा हुआ मलबा है, कचरा है, वो क्या करते हैं, जल स्रोतों में बहा देते हैं और जल स्रोतों में बहाने के कारण वो जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। या क्या करते हैं, खनिज तरल मलबा है उसको खपाने के लिए, भाई जो बच गया वो काम का नहीं है, अपशिष्ट है, कोई काम का नहीं है, अब उसको कहीं तो डालना पड़ेगा, या तो वो क्या करेंगे, जमीन में खोद कर डालेंगे या जल स्रोतों में डाल देंगे। जल स्रोतों में डालेंगे तो जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे और जमीन में खोद कर डालेंगे तो भूमि प्रदूषित हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। अनियोजित या सुनियोजित खनन नहीं करने से या अनियोजित खनन करने से किनको नुकसान होता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है, जल प्रदूषण होता है, मिट्टी का निम्नीकरण होता है और खदान के काम करने वाले लोगों को भी नुकसान होता है। खनिजों का संरक्षण, कि खनिजों की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, खनिजों की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। हम सभी उद्योग और कृषि को खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। ये तो बात तय हो गई कि हम सभी की इनके लिए, इनकी हमारे लिए, हम सभी के लिए जरूरत है। किनकी, खनिजों की। खनिज निक्षेप है और उनसे बनने वाले पदार्थ है, उन पर हम सब क्या है, निर्भर है, हमारे लिए वो जरूरी है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपटी का 1% हिस्सा है। खनिज निक्षेप कितने हैं, हमारी धरातल का 1% हिस्सा है। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। भाई हमने क्या किया, खदानों से खनिजों को निकाला, निर्माण का खनिजों को निकाल लिया। अब हमने कभी ये सोचा है कि वो जमीन में, धरातल में बनने में या जहां पर हमने खनिज निक्षेप निकाले हैं उनको दोबारा बनने में कितना समय लगेगा। उनको दोबारा बनने में, निर्माण और सांद्रण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो खनिज पदार्थ है उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और हम थोड़े समय में क्या करते हैं, उनका उपयोग कर लेते हैं, शीघ्रता से उपभोग करते हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उसके पुनर्भरण की दर परिमित रूप से थोड़ी है। यानी हम जिस प्रकार से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, हम जिस प्रकार से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं और खनिजों का निर्माण, दोनों प्रक्रियाओं के बारे में सोचे। बनने में लगा समय और उपभोग में लगा समय, दोनों में अगर तुलना करें
तो हम जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं वो तो तेज गति है और उनको बनने का समय है वो धीमी गति है, तो दोनों में असंतुलन हो गया। भाई ये जरूरी होता है, ये चीज आवश्यक है कि खनिज बनने में जितना समय लगे, जिस दर से हम उपभोग कर रहे हैं उस दर से खनिज बने, या हमारी उपभोग की दर है उसको कम करें, हम सोच समझकर उपयोग करें। तो जिस तरीके दर से खनिजों का निर्माण और सांधन होता है वो तो धीमी गति है, और हम क्या कर रहे हैं, तेज गति से उनका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य है, क्योंकि बनने में समय ज्यादा लगता है और एक धरातल में निश्चित मात्रा में खनिज पदार्थ है, और हम क्या कर रहे हैं, तेज गति से उनका उपयोग कर रहे हैं। हम तेज गति से उपयोग कर रहे हैं और धरातल के अंदर है सीमित मात्रा में, और अगर मान लिया जाए बन भी रहे हैं तो बनने में समय ज्यादा लग रहा है, तो खनिज संसाधन को अगर ऐसा माने कि वो धरातल में सीमित मात्रा में है और अनवीकरण दोबारा पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अल्पजीवी थोड़े समय में नष्ट होने वाले हैं। अच्छे खनिज है वो हमारे देश के लिए मूल्यवान संपत्ति है, देश के लिए आवश्यक है, देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। आधारभूत उद्योग मान ले या अन्य खनिज मान ले, वो देश के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन ये अल्पजीवी होने का मतलब इनका हम तेज गति से उपयोग कर रहे हैं, कम समय में हमें नष्ट कर रहे हैं। ऐसे क्योंकि सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता भी घटती जाती है। जिस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, लगातार उपभोग कर रहे हैं, खनिजों का हम लगातार उपभोग कर रहे हैं, तो हमें खनिज गहराई से निकालने पड़ेंगे, और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे खनिजों की लागत बढ़ती जाती है। धरातल के ऊपरी हिस्से में जो खनिज मिल रहे हैं उनका उपभोग कर रहे हैं वो तो ठीक है क्योंकि उनकी लागत नहीं है, लेकिन जैसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो हमें धरातल की गहराई तक खनन कार्य करना पड़ेगा, और गहराई तक खनन कार्य करेंगे तो उनकी लागत बढ़ जाएगी और उनकी गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। आपने खनिज संसाधन, अब ये है खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय कि किस प्रकार, जब ऐसी स्थिति है, कैसी स्थिति है कि खनिज संसाधनों को बनने में समय ज्यादा लगता है, हम तेज गति से उपयोग कर रहे हैं, वो सीमित मात्रा में है, अनवीकरण योग्य है और हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, तो हमें क्या करना चाहिए, खनिजों का उपयोग बंद कर देना चाहिए? ये तो हम कर नहीं सकते भाई। अगर ऐसी स्थिति है कि बनने में समय ज्यादा लग रहा है, सीमित मात्रा में है और हम तेज गति से काम में ले रहे हैं, तो हम काम में लेना बंद कर दें? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है, देश के विकास के लिए जरूरी है। तो ये तरीके अपनाकर, जो बोर्ड में लिखे हुए हैं वो तरीके अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। हमें खनिज संसाधनों को सुनियोजित सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, खनिज संसाधनों का हम सही तरीके से उपयोग करें। सुनियोजित का मतलब योजना बनाकर, सुनियोजित का मतलब क्या है, हम खनिज संसाधनों की एक निश्चित योजना बनाए कि कितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, कैसे हम उपयोग कर रहे हैं, वो उपयोग करने की दर है वो हमारी कम कैसे की जा सकती है। तो ऐसी एक योजना बनाई जाए। और सतत पोषणीय ढंग का मतलब है कि हम इस प्रकार उपयोग करें खनिजों का, हम खनिजों का उपयोग इस प्रकार करें कि आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। हम खनिजों का उपयोग कैसे करें कि हमारे वर्तमान विकास की जो दर है वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। तो पहला प्रयास तो यह करना चाहिए कि खनिजों का जो उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो योजना बनाकर और सतत पोषणीय भविष्य के बारे में सोचकर भविष्य की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। दोनों बातों में तालमेल बैठाया जाए और तालमेल युक्त प्रयास किया जाए। दूसरा प्रयास क्या होना चाहिए कि निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करना होगा। जो निम्न कोटि का मतलब कम क्वालिटी के अयस्क है, वो जो हल्की क्वालिटी के अयस्क है उनको हम धरातल से निकाले या खनन कार्य करें, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए जिनसे उन पर लागत खर्चा कम आए। जो हल्की क्वालिटी के अयस्क है उनका काम में लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जिससे क्या हो, उन पर लागत कम आए।
तीसरा प्रयास हमें क्या करना चाहिए, धातुओं का पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का मतलब एक बार काम में आने के बाद में दोबारा काम में लाई जा सके। ऐसी धातुएं हैं उनको काम में ज्यादा लेनी चाहिए जो बार बार हमारे काम में आती रही है, वो है पुनर्चक्रण। रद्दी धातुओं का प्रयोग, जिनको हम क्या करते हैं रद्दी मानकर फेंक देते हैं, उनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय है। बाकी जो प्रतिस्थापन का मतलब एक ही जगह कोई अन्य वस्तु काम में ली जा सके, प्रतिस्थापन का मतलब है उसकी जगह दूसरी वस्तु जो हमारे पास असीमित मात्रा में है, जिनके खत्म होने का कोई खतरा नहीं है, जो नवीकरण योग्य है, उनको उपयोग में लिया जाए। तो कहने का मतलब है कि खनिजों की सुरक्षा के लिए, खनिजों के संरक्षण के लिए जरूरी क्या है कि हम ऐसे खनिजों का उपयोग करें जो पुनः चक्रीय हो, बार बार काम में लिए जा सके। ऐसी धातुओं का उपयोग करें जो भी पुनः चक्रीय हो, और इस प्रकार की योजना बनाकर उपयोग करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। नई नई टेक्नोलॉजियों का विकास किया जाए, तब क्या हो सकता है, हमारे खनिज संसाधनों का विकास हो सकता है, हमारे खनिज संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। आगे है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं, परिभाषा लिखी हुई है, वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। वो संसाधन जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा या ऊष्मा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। तो हमें प्रत्येक कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे खाना पकाने, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए, इन सब कार्यों के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये सब कार्य ऊर्जा या ऊष्मा से ही होते हैं। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। इनसे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे ईंधन खनिज, वो खनिज जिनको हम क्या काम में लेते हैं, ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, बिजली है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये याद रखना भाई, ऊर्जा संसाधन है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक संसाधन तो वो जिनको परंपरागत संसाधन कहते हैं, और एक गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। ऊर्जा के संसाधन है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाते हैं परंपरागत संसाधन और एक गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधनों के उदाहरण हैं जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपले, ये सभी क्या है, परंपरागत संसाधन है। यानी ये वो संसाधन है जिनको हम पीढ़ियों से काम में लेते आ रहे हैं। परंपरा का नाम ये मतलब यही होता है जिनको हम क्या कर रहे हैं, पीढ़ियों से काम में लेते आ रहे हैं। और उसके भंडार क्या है, उनके भंडार है वो एक निश्चित मात्रा में है। उनके भंडार क्या है, निश्चित मात्रा में, यानी ये सीमित संसाधन होते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं और अनवीकरण योग्य होते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन जो भाई अभी हाल ही में कुछ वर्षों में जिनका उपयोग करना हमने शुरू किया है, पिछले 10, 20, 50 वर्षों में जिनका उपयोग करना हमने शुरू किया है, वो है गैर परंपरागत संसाधन। और ये होते हैं सीमित मात्रा में, यानी इनकी पुनः पूर्ति भी की जा सकती है। परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधनों में अगर अंतर पूछा जाए तो यही अंतर है, परंपरागत संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं, प्राचीन काल से उपयोग कर रहे हैं, ये निश्चित मात्रा में है, ये अनवीकरण योग्य संसाधन है, उदाहरण बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और गैर परंपरागत होते हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, पिछले 20, 30, 50 सालों में उपयोग करना हमने शुरू किया है। और ये क्या है, नवीकरण योग्य है, पुनः पूर्ति योग्य है। जैसे बायोगैस है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सभी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। अब सब पहले अध्ययन करेंगे हम परंपरागत ऊर्जा संसाधनों।